अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा मलिक। आप सबको हॉट सीट के एक और नए और बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड में खुशामदीद कहती हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने साथ साथ अपने घर वालों का भी बहुत ख्याल रख रहे होंगे और वो ख्याल इस तरह रख रहे होंगे कि आप सब कोरोना SOPs को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे होंगे। क्योंकि अगर आप खुद से, अपने घर वालों से, अपने प्यारों से मोहब्बत करते हैं तो इन SOPs को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसी से आप अपनी भी और बाकी इर्द गिर्द के लोगों की भी हिफाजत कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो फ़ौरन जाएं 1166 पर अपना CNIC नंबर SMS करें और कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्टर हो जाएं, तभी हम अपनी ज़िंदगी के तमाम कामों को मामूलात में ला सकते हैं। कोरोना का मुकाबला सिर्फ इसी सूरत में कर सकते हैं। नाज़रीन, आर्ट की बहुत सी इकसाम है। अगर हम बात करें कि फ़ोटोग्राफ़ी की तो ये भी आर्ट है। अगर हम बात करें शायरी की, लिटरेचर की, ये सब आर्ट्स की इकसाम है। तो आर्टिस्ट एक वो इंसान होता है जो कि बहुत ही क्रिएटिव इंसान होता है। क्योंकि एक कोटेशन है कि द मोस्ट जीनियस माइंड्स ऑफ द वर्ल्ड आर द माइंड्स ऑफ द आर्टिस्ट। किसी भी आर्टिस्ट का दिमाग दुनिया का सबसे ज़्यादा क्रिएटिव दिमाग होता है। इसी तरह से हमारे एक बहुत मशहूर पैब्लो पिकासो साहब का जो है वो एक कोट है कि एवरी चाइल्ड इज़ एन आर्टिस्ट, द प्रॉब्लम इज़ स्टेइंग एन आर्टिस्ट व्हेन यू ग्रो अप। हर बच्चे को कुदरत ने आर्टिस्ट के तौर पर पैदा किया है। आपने कभी देखा होगा छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं, बड़े होते हैं थोड़े से, वो कभी भी सबसे पहले लिखना शुरू नहीं करते। वो सबसे पहले शुरू करते हैं ड्राइंग करना, दीवारों को गंदा करना, रंगना। तो ये चीज़ आ जाती है पेंटिंग पे। और कुदरत ने इसी फितरत पर हर इंसान को पैदा किया है। लेकिन मसला कब आता है कि जब हम बड़े होकर इस दुनियावी नमूदो नुमाइश में गुम हो जाते हैं, यहाँ पर अपना रोज़गार तलाश करते हैं, तो फिर हम लोग अपनी इस फितरी अमल से दूर हो जाते हैं। लेकिन वो लोग जो इससे जुड़े रहते हैं वो बन जाते हैं हमारे आर्टिस्ट। इसी पर आज बात करेंगे 3D पेंटिंग के हवाले से। मुझे भी बड़ा शौक था कि 3D पेंटिंग के बारे में हम जानेंगे। असल में 3D पेंटिंग होती क्या है, पाकिस्तान में 3D पेंटिंग किस तरह से आई, और हमारे साथ स्टूडियोज़ में जो स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं वो भी इसी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। आपको उनसे मिलने के लिए करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार। इस छोटे से ब्रेक के बाद मिलवाऊंगी मैं आपको उनसे कि जिनका नाम है पाकिस्तान में 3D पेंटिंग में सबसे ऊपर, सबसे नुमाया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आपको एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे 3D पेंटिंग के हवाले से। तो मैंने कहा था कि ब्रेक के बाद मैं आपको हमारे स्टूडियो में जो स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं उनसे मिलवाऊंगी। तो उनके बारे में मैं क्या ही कहूँ। पाकिस्तान के पहले 3D स्ट्रीट आर्टिस्ट, हमारे सियालकोट में स्ट्रीट आर्ट कंपटीशन भी होता है, उनके ऑर्गेनाइजर भी हैं। और इनकी जो 3D पेंटिंग है उनकी तो मैं बहुत ही ज़्यादा फ़ैन हूँ। वेलकम करते हैं जी अहमद रज़ा साहब को स्टूडियोज़ में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत खुशी हुई आपसे मिलके और बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें टाइम दिया थोड़ा सा। जी बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मौका दिया, मदद किया, इसके लिए जज़ाकल्लाह। सर पेंटिंग किस तरह से शौक़ आया बचपन में, किस तरह से आगाज़ किया पेंटिंग का और फिर उसके बाद इस शोबे से मुंसलिक हो गए? वो कहते हैं ना कि अगर आपका पैशन ही आपको प्रोफेशन बन जाए तो वो तो एक सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। बिल्कुल। तो किस तरह से आगाज़ किया इस चीज़ का? अच्छा, पहले तो ये था कि जब मैं छोटा था तो मेरी जो वालिदा हैं वो करते थे, क्योंकि हमारे वालिद जो है ना, तकरीबन मैं 2 साल का था तो वो मतलब दुनिया से रुखसत हो गए। और उसके बाद जो मेरी वालिदा हैं उन्होंने कपड़े सिलाई करना स्टार्ट किया और वो डिज़ाइनिंग कर रहे होते थे, उनको शौक़ था इन चीज़ों का। तो मैं अपनी अम्मी को देखता था अक्सर उनकी चीज़ों को। फिर उसके बाद मेरे एक रिश्तेदार हैं, वो भी कर रहे होते थे, ड्राइंग वगैरह कर रहे होते थे।
तो उनसे ना मुझे ये मिला कि वो करते थे कैलीग्राफी। अच्छा। कैलीग्राफी वो जब कर रहे होते थे तो मुझे वो कैलीग्राफी करना बड़ा पसंद था। तो मैं तकरीबन, एक तो ये था कि शौक़ मुझे वहाँ से स्टार्ट हुआ, और दूसरा ये है कि मेरी जो मेरे रिश्तेदार थे, रिलेटिव्स में थे, तो उन्होंने जब कैलीग्राफी करना होती थी मैं उनके पास बैठता था, अक्सर उनको देखता था। तो मेन ये चीज़ आई कि मैंने ज़ाहिर सी बात है अपनी वालदा को मेहनत करते हुए देखा, तो उस वक़्त मैंने कहा कि नहीं यार, मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कोई अर्निंग का जो सिस्टम करना चाहिए। तब मैं छोटा सा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि मैं कुछ ना कुछ करूं। तो मैंने उनसे जो है कैलीग्राफी का देखा, फिर खुद भी ड्राइंग कर रहा होता था, ड्राइंग करना और स्केचिंग करना। ये वैसे ही, मतलब जैसे बच्चे आप देखते हैं ना, कोई चीज़ बनाते रहते हैं, कार्टून्स बनाते हैं, वो टॉम एंड जेरी होते थे, वो बनाना शुरू कर दिया। इस तरह के कार्टून्स होते थे, वो मैं पेपर के ऊपर ड्रा कर रहा होता था, लेकिन तब चीज़ों का पता नहीं था होता। खैर 2006 के अंदर मैंने प्रॉपरली जो है ना वो कैलीग्राफी को स्टार्ट किया था, और कैलीग्राफी तकरीबन 1 साल मैंने उसके ऊपर जो है वो लर्निंग करके, उसके बाद ये होता था, बैनर्स बनते थे, बैनर्स के ऊपर जो है वो मैंने स्टार्ट किया। तो यहाँ से मेरी स्टार्टिंग हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह आर्ट की। तो सर, पेंटिंग तो बहुत से लोग करते हैं नॉर्मली। मैंने सुना था कि कोई पेंटर है, अपनी एग्जीबिशन लगाता है आर्ट की। 3D पेंटिंग, ये आइडिया कैसे आया कि 3D पेंटिंग भी करनी है? और फिर पाकिस्तान में ये होती भी नहीं थी, तो आपने किस तरह से, अब पाकिस्तान के माशाल्लाह पहले वो इंसान है जिसने 3D पेंटिंग शुरू की पाकिस्तान में, तो वो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताएं कि इसका आइडिया कैसे आया? अच्छा, पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि जब मैंने कैलीग्राफी स्टार्ट की थी, उसके बाद मेरा एक था कि मैंने डिज़ाइनिंग के अंदर आया, डिज़ाइनिंग होती थी। उसके बाद ये था, तब लोग यूज़ करते थे फोटोशॉप के ऊपर, उसके ऊपर वर्किंग कर रहे होते थे, नया स्टार्ट हुआ था, कुछ कंपनीज थी उनके लिए वर्किंग। इन शॉर्ट ये है कि मैंने फ़ाइन आर्ट जो है वो किया, और फाइन आर्ट एक यहाँ पे टीचर थे। कई दफ़ा ये भी होता था, कई दफ़ा मैं सीखने जाता था, लेकिन वहाँ पे जब जाते थे तो आगे जो उस्ताद होते थे, टीचर्स होते थे, वो कहते थे भाई इतने पैसे पे करोगे तो हमें इतना पे करोगे तो आपको हम सिखाएंगे, अदरवाइज़ ये है कि वो सामने दरवाज़ा, आप चले जाओ यहाँ से। हाँ, इस तरह भी होता था, और हुआ है काफ़ी दफ़ा, ऐसे बहुत जगह होता है। बिल्कुल। वैसे तो उस्ताद का बहुत मुकाम है, बिल्कुल, मैं फिर भी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। नहीं, उस्ताद की हर हालत में रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं यही आवाम से भी, जो मुझे देख रहे हैं, उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगी कि जब किसी बच्चे में आप ये देखें ना कि उसमें सीखने की लगन है, तो उसमें फिर पैसे को नहीं लाना चाहिए। क्योंकि इस तरह से क्या होता है कि अगर आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करें, बच्चे आपको उस्ताद का वो मुकाम दें जो एक बाप का मुकाम होता है, ठीक है, तो अगर आपने उसको अपना बच्चा नहीं समझना, उसको एक पैसे देने वाली मशीन समझना है, फिर बच्चे भी तो आपको वही समझेंगे ना कि हम पैसे दे रहे हैं तो एहसान करके वो पढ़ते हैं, रिस्पेक्ट कम होती है। हाँ, तो अच्छा, जब ये स्टार्टिंग में ये चीज़ थी, और बड़ी सारी चीज़ें देखी जो शायद बताते हुए काफ़ी वक्त भी लगे उसके ऊपर। बेहतर यह है कि लोगों को सीखने को चीज़ें मिले, वो ज़्यादा बेहतर है। तो खैर कोई 2010 में मैं उससे पहले कर चुका था, इंटीरियर एक्सटीरियर भी कर चुका था 3 साल, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पढ़ा। तो 2010 में मेरा एक दोस्त आया जो 3D आर्ट का, जहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ लास्ट में गालिबन, उसने मुझे ना कुछ आर्ट दिखाई। एक आर्टिस्ट है जिनका नाम है ट्रेसी, अमेरिकन आर्टिस्ट हैं। तो उन्होंने 2008 में एक आर्ट बनाई थी फ्लोर के ऊपर। द मम्मी एक मूवी चली थी, उसके अंदर वो जो स्ट्रक्चर था ना, उसके बारे में उन्होंने कुछ ऐसा फ्लोर के ऊपर बनाया था। तो वो मेरा दोस्त लाया, कहते हैं अहमद ये देखो यार, ये क्या है? मैंने कहा यार ये फ़ोटोशॉप है। मैंने ऐसे ही कह दिया, मैंने कहा यार ये फ़ोटोशॉप है, इसमें कोई, मुझे नहीं लगता ये ऐसे ही किसी ने ऐसे किया होगा, ऐसी आर्ट नहीं होती। तो कहता है नहीं ये आर्ट है। मैंने कहा यार नहीं यार, छोड़ो, एमी ना छोड़ो, ये किसी ने ऐसे किया हुआ है फ़ोटोशॉप। कहता है नहीं मैं वीडियो, वो फिर एक वीडियो उसने दिखाई, उस वीडियो के साथ ना वो चाक के साथ बना रही थी फ्लोर के ऊपर। मैं एक दफ़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है। अच्छा, मैं वहाँ पे ना थोड़ा सा उनसे हुआ कि यार ये आर्ट सीखनी चाहिए। अब पूरे पाकिस्तान क्या, पूरी दुनिया के अंदर इंस्टीट्यूट नहीं है 3D आर्ट के लिए। हाँ जी, ठीक है। और 3D आर्ट की जो ये आर्ट है वो टेक्निकल चीज़ों के साथ है, वो आगे मैं बताता हूँ कि किस तरीके से। अच्छा, हुआ ये कि जो वो
उनकी मैंने जब वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी देर उसके ऊपर लगा रहा कि यार कैसी होगी, किस तरीके से होगी। तो तब कैमरा नहीं था होता मेरे पास, मोबाइल कैमरा नहीं था होता, दोस्तों के पास कुछ कैमराज होते थे, वो लेके मैं यूज़ करता था, देखा। तो अब कैमरे का इससे ताल्लुक़ क्या है वो भी बता देता हूँ। पहले तो ये था कि मैं जब इसको ना पेपर के ऊपर अप्लाई करना, आप स्क्रीन के ऊपर भी देखेंगे कुछ फ़ोटोज़ हैं जो कि मैंने ट्राई की थी जब 2011 में, 2010 के बाद 2011 में मैं करता रहता था पेपर के ऊपर। अब सोशल मीडिया का इतना बहुत रूज नहीं था उस टाइम। अभी आके 2012 में तो मैंने फेसबुक के ऊपर आईडी शायद बनाया था जब मैंने पहली दफ़ा 3D आर्ट बनाई थी। तो उससे पहले यूट्यूब के ऊपर मैं ज़रूर काम कर रहा था, लेकिन यह कि जब मैंने आर्ट बनाई तो उससे पेपर से मैंने मतलब लेके अपना फ्लोर के ऊपर पहली दफ़ा ट्राई किया, और वो 2012 का फर्स्ट मंथ था अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे याद पड़ता है कि उसमें मैंने बनाई थी। और मुझे नहीं था पता पाकिस्तान में कोई और कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान में कोई नहीं था उस टाइम। तो जब मैंने ये पेंटिंग बनाई तो नया नया आईडी बनाया, वहाँ पे अपलोड किया, और लोगों ने वहाँ पे कोई क्रिटिसाइज़ किया और बहुत सारी बातें की। किसी ने बहुत, आगे जब कोई चीज़ शुरू की जाए ना तो उसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ता है। ये मैंने आपसे पूछना था कि ज़िंदगी का सबसे बुरा तरीन क्रिटिसिज्म क्या था, तो अभी आप इसी को भी मेंशन कर दें, इसको भी साथ साथ। हाँ, उसमें ये था कि फिर लोग वहाँ पे कह रहे थे यार ये बाथरूम बनाया हुआ है। वो जाहिर सी बात है, वो बनाया ब्रेक करके फ्लोर को। तो मुझे ना वो मैं हंसता भी था, दूसरा ये था कि यार नहीं, इसको मैंने कुछ फिट करना है। अगर मैं इसको ठीक नहीं करूँगा तो जाहिर सी बात है लोग ऐसे कहते रहेंगे। तो इवन कि मेरे कज़न है कुछ, उन्होंने भी इसको ना इसी तरह से लिया, मजाक में उड़ा दिया। जी बिल्कुल। तो अल्लाह का शुक्र है, आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो प्रैक्टिस में करता था, उसमें चीज़ें सीखने को मिलती थी। फाइन आर्ट मैंने पहले किया हुआ था, स्ट्रक्चर जो होता है आर्ट का उसको मैंने बाकायदा से स्टडी किया हुआ था और कर भी रहा हूँ, अभी भी करते हैं, हम काम करते हैं। तो जब मैं उसके ऊपर काम कर रहा होता था तो कई ऐसी मिस्टेक्स आती थी मेरे सामने। हम तो ये होते हैं ना, आजकल जो आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिस्ट आर्ट बना रहा हो ना तो वो कहता है मेरी आर्ट परफेक्ट है, ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी आर्टिस्ट जो है ना, वो कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं है, पहली तो ये बात है। हर एक बंदा अपनी लाइन के अंदर सीखता है। तो मैंने जब वो आर्ट बनाई उससे मैं सीखता था यार मेरी मिस्टेक कहाँ पे है। अच्छा, वो जो फॉरेन में बनाते हैं, जो गोरे बनाते हैं, वो किस तरीके की बनाते हैं। एक और आर्टिस्ट थे लियोन। अच्छा, वो बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं और मैं आगे उनके बारे में भी बताऊंगा। मेरी मुलाकात हुई, फिर ट्रेसी से भी मैं मिला, हम इकट्ठे हमने काम किया। वो कहाँ पे किया वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करता हूँ। तो हमने जो मतलब वो आर्ट बनाई वहाँ पे, मैंने जो आर्ट काफ़ी सारी बनाई पेंटिंग्स, उसमें जो मेन चीज़ होती थी वो ये होता था उसका व्यू। हाँ, कि किस एंगल से उसको देखना चाहिए तो वो 3D लगेगा। बिल्कुल। अब वो व्यू जो है ना, व्यू को देखने के लिए मेरे पास कोई कैमरा नहीं था। अच्छा, अब लोगों के माइंड में ना आएगा कि ये कैमरे का और व्यू का क्या ताल्लुक है, 3D कोई चीज़ पड़ी तो नहीं होती लाइक उसके ऊपर, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बिल्कुल प्लेन होता है, ठीक है। इसके बिल्कुल प्लेन होता है। आपने पंजाबी में तो हम जादू कहते हैं, उर्दू में भी जादू कहते हैं, और अगर हम इंग्लिश में ले लें तो मैजिक या इल्यूजन कहेंगे। तो हम इसको जो यूज़ करते हैं ये इल्यूजन होता है, ठीक है, आंखों का धोखा। लाइक इसको हमने देखना होता है, दो चीज़ें होती हैं। एक इसके लिए लेंस होता है, लेंस कौन सा होता है, ग्लास बना होता है। तो वो जो लेंस है, लेंस के अंदर आप क्या करेंगे कि आप उस लेंस को उसके अंदर देखेंगे तो ये जो 3D पेंटिंग जो है ना उसमें आपको परफेक्ट नजर आएगी। अच्छा, वैसे नहीं ऐसे नजर आएगी, ठीक है। मोबाइल लेंगे, मोबाइल के अंदर आपको पूरा फ्रेम नजर आएगा। सही। अच्छा, होता क्या है, ये क्यों ऐसे नजर आता है? पहली तो बात ये है कि जब कोई आप आम आर्ट कर रहे होते हैं, आप फ्लैक्स कोई ले लें, लाइक कोई ऐसा बाहर भी आप देख रहे होंगे, उसके अंदर भी 3D चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन वो उस तरह से रियलिटी में हम उसको 3D में नहीं देख सकते। वो हमें पता है फ्लैक्स लगा हुआ है। अब हमने जब 3D पेंटिंग देखनी है, वो हमें 3D क्यों नज़र आती है, वो खड्डा क्यों बना हुआ नज़र आता है, वो हमें मतलब वो चीज़ें बाहर निकली क्यों नज़र आती हैं। देखिएगा कि वैनम बाहर निकलता नज़र आ रहा है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ, मैं नहीं खड़ा, पेंटिंग मेरी खड़ी है, मेरे साथ मेरा दोस्त खड़ा है, वो भी वो दोस्त नहीं है, वो पेंटिंग है, सेंटर में मैं खुद बैठूं। मतलब आगे डायनासोर है, टी-रेक्स जिसको हम कहते हैं, जुरासिक वर्ल्ड और इस तरह की जो थे वो बनाया, वो आप दिखाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि जो डायनासोर है वो बाहर निकल रहा है। अब वो बिल्कुल प्लेन है,
ये होता क्या है, ये होता ये है कि इसमें हम इसको क्या करते हैं कि इसका डिस्टॉर्शन होता है, मैथमेटिकली इसको हम ड्राइंग करते हैं हर चीज़ को, मैथ से लिंक कर दिया। Yes. तो मैं ये चाहती हूँ कि व्यूअर्स, इससे पहले कि हम अपनी अगली बात शुरू करें, आप देखिए अहमद का थोड़ा सा काम जो कि हमें इन्होंने इनकी पूरी, जबकि इनका करियर स्टार्ट हुआ तब तक की इनकी आर्ट कलेक्शन है, उसका एक हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं उसके हवाले से भी, तो फिर आपको हमारे इन बातों की जो अहमद अभी कर रहे हैं ना वो ज़्यादा समझ आएगी। जो इल्यूजन है ना, हम इसको बनाते हैं, हाँ, डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन कैसे करते हैं कि इसका एक जिसने ड्राइंग के रूल्स पढ़े होते हैं, पर्सपेक्टिव पढ़ा होता है, और पर्सपेक्टिव में रूल्स होते हैं, इनके पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, फ्लोर के होते हैं, 3 पॉइंट हमारे फ्रंट आई के होते हैं, आई लेवल होता है, ये बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम इसको स्टडी करते हैं। तो इसका प्रोपोर्शन और ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती हैं। उसके बाद इसको किस तरीके से, मैंने जैसे पहले बताया, मैथमेटिकली हम इसको हम करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन करते हैं कि ताकि ये कैमरे के अंदर हमें जो है वो बिल्कुल 3D में नज़र आए। जबरदस्त। ठीक है, फिर जब इसका डिस्टॉर्शन होता है, वो कैमरे के अंदर फ्रेम कैसे होता है कि इसका एक स्पेसिफिक एंगल बन जाता है, हम उसी एंगल पे जाके इसको देख सकते हैं। अगर हम दूसरे एंगल पे जाएंगे तो ये हमें प्लेन नज़र आएगा या थोड़ा सा अलग अजीब व गरीब नज़र। सम टाइम ये होता था कि 1-2 दफ़ा मैंने जब आर्ट बनाई तो लोग फ्लोर के ऊपर देखते थे। सियालकोट क्लॉक टावर के पास मैंने एक आर्ट रखी थी, तो मुझे याद पड़ता है लोग कहते थे ये पड़ा क्या हुआ है। अच्छा, मेरे पास एक ग्लास था छोटा सा, तब मेरे पास बड़ा ग्लास नहीं था और ना कैमरा था, 2015 की बात है ये। तो लोगों ने जब उस ग्लास के अंदर देखा ना तो कहते यार ये तो ज़मीन टूटी हुई है, ये है, मतलब इस तरह से हुआ है। आप देखें कि अगर लोगों को अवेयरनेस दी जाए ना तो लोग इसकी तरफ बहुत ज़्यादा आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे, कहीं मत जाइएगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बहुत ज़बरदस्त किस्म के क्लिप्स देखे जिसमें हमने अहमद की पेंटिंग्स भी देखी, और मैं तो भाई बहुत इम्प्रेस हुई हूँ उन सबको देख के। आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूँगी कि इतना ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं। बात ये करना चाहूँगी सर कि आप देखते हैं कि जैसे कि हम शुरू में भी बात कर रहे थे कि हर बच्चा जो है ना आर्टिस्टिक अप्रोच के साथ पैदा होता है। अब हमारे जो मुआशरा है, हमारा मुआशरा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। पता नहीं ये हमारे मुआशरे का अलमिया है, हमारी सोच ऐसी है या क्या है। कोई भी पेरेंट्स हो वो सोचते हैं बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा। कोई ये नहीं कहता बच्चा बड़ा होकर पेंटर बनेगा। ऐसा क्यों है? ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे?
अच्छा, बच्चा डॉक्टर बनेगा, पायलट बनेगा, लेकिन डॉक्टर के पास एनाटॉमी स्ट्रक्चर ही नहीं है, वो कैसे देखेगा कि इसके अंदर है क्या? अब पायलट के पास, उसके पास मैप ही नहीं है, उसको कैसे पता लगेगा कि हमने जाना कहाँ पे है? तो भाई आपको तो आर्टिस्टों की ज़रूरत है। तो ये सबसे बड़ी ना ये मिस्टेक है, मतलब क्या कहते हैं, मिसकॉन्सेप्शन है कि हमारे मुआशरे के अंदर, ख़ुसूसी पाकिस्तान के अंदर, अब तो आके लोगों को आइडिया हुआ है, लेकिन हमारे सियालकोट में बहुत लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता। अगर आप एक आर्टिस्ट नहीं हैं, आप एक मूवी नहीं बना सकते। हाँ। आप एक आर्टिस्ट नहीं है, आप एनिमेशन के ऊपर काम नहीं कर सकते। आप जितना काम करें, आप मोबाइल लेते हैं, मोबाइल के ऊपर एनिमेशन बना रहे होते हैं, आपको आइडिया ही नहीं है, फ्रेमवर्क का पता नहीं है उसके। अच्छा, फ्रेम के अंदर आप, अब इसके अंदर मैं जाऊँ तो बहुत अच्छी खासी इसकी डिटेल है, लेकिन यह कि आर्टिस्ट का क्या काम होता है कि उसको ड्रा करना, डिज़ाइन करना, स्टोरी बोर्डिंग करना, ठीक है। अब गेमिंग आप खेल रहे होते हैं, पबजी मशहूर है, हाँ, लोग खेल रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि उसको बनाया किसने, उसको आर्टिस्टों ने बनाया। आप उसके अंदर करैक्टर जो देख रहे हैं वो किसने बनाए हैं? उससे पहले वो करैक्टर क्या होता है? करैक्टर की एक बेसिकली स्टोरी होती है। हम उस स्टोरी को स्टडी करते हैं कि इसका, ये जो करैक्टर है, इसका फेस कैसा होगा, ये जो फेस है ये कैसे, मतलब इसका गोल फेस है तो इसका जो इसकी नेचर है वो कैसी होगी, ठीक है। ये हमने प्रॉपर स्टडी किया होता है, ये रूल्स होते हैं जो प्रॉपर आप लर्न करते हैं। उसके बाद जब आप सीनियर्स के साथ, अच्छे आर्टिस्टों के साथ काम करते हैं, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। और रही बात अगर हमारी पाकिस्तान के अंदर बात करें इसके हवाले से, आर्ट के हवाले से, तो एक बात याद रखिएगा, आने वाले दिनों में पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत पड़ेगी आर्टिस्टों की। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आगे पाकिस्तान आर्मी भी अब आर्ट को जो है वो प्रमोट करना शुरू हो गई है। तो क्योंकि हमारे कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सीनियर हैं, उनके प्रोजेक्ट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी लगा हुआ हूँ, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, आर्ट के अंदर लोग करवाएंगे। पाकिस्तान में तो बहुत ज़रूरी है। आप अगर आउटसाइड पे देखें, लाइक दुबई है, अमेरिका है, जर्मनी है, रशिया है, मतलब जितने दूसरे कंट्रीज़ हैं, इवन इंडिया में, इंडिया के अंदर मेरे स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो सीख रहे होते हैं, और वहाँ पे आर्ट को इतना प्रमोट किया जाता है, वो लोग काम ले रहे हैं। आप अब ये मूवी बन रही है हमारी, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये जो हमारा मतलब एक ग्रीन स्क्रीन और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसके अंदर भी जो VFX उसको कह लें, या आप उसके अंदर कंपोजिशन कह लें, एक आर्टिस्ट माइंड होता है, वो उसके अंदर वो चीज़ें रखता है। क्रिएटिविटी होगी तो काम होगा, बिल्कुल, काम नहीं हो सकता, वरना काम क्या होगा। इस चीज की जरूरत होती है, सिर्फ रटेरटाई चीजें करने से बिल्कुल, काम नहीं ये होता। बहुत गलत है। ये आप, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं उनको भी ये मैसेज दें कि ये एक आर्टिस्टिक अप्रोच होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपके अंदर थोड़ी सी क्रिएटिविटी है, आपको उसको जरूर पॉलिश करना चाहिए। आप मुझे बताएं कि इसमें बुरी बात वाला वर्ड हम यूज ही क्यों करें? नहीं, एक चीज है, हम इसको यूज नहीं करते, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि डिस्करेज किया जाता है ना उन लोगों को। गलत है ना। आप अपने बारे में भी बताए थे कि शुरू में आपको बहुत ज्यादा डिस्करेज किया गया, आपको लोगों की तरफ से क्रिटिसाइज किया गया। तो कहने का मकसद ये है कि अगर कोई इस तरफ काम कर भी रहा है तो उसको बजाय इसके कि हम डिस्करेज करें, हमें उसको इनकरेज करना चाहिए। अच्छा, माँ बाप ये नहीं सोचते कि जब हम अपने बच्चे को आर्ट नहीं सिखा रहे, लेकिन हमें अपने घर का रूम जो है ना बड़ा क्रिएटिव सा चाहिए, बड़ा खूबसूरत सा चाहिए, कलर अच्छे चाहिए। अच्छा, वो कलर चूज करते हुए ना सबसे पहले कलर वाले के पास जाते हैं, ये कलर है, ये कलर है। हाँ, अब जब वो कर रहे होते हैं ना बाद में, वो नहीं, ऐसा नहीं था होना चाहिए। भाई अपने घर में आर्टिस्ट रखो ना, अपने बच्चों को सिखाओ आर्ट। ऐसे ही हर कोई बंदा आर्टिस्ट होता है। अल्लाह ताला ने इंसान को जो तहलीकी सलाहियत दी है ना, ये मैंने शुरू में बात की है, ये हर एक इंसान के अंदर है। हर इंसान मैं समझता हूँ कि अगर ये इंसान के अंदर नहीं ना, तो वो जानवर और इंसान के अंदर फर्क नहीं है। तो हर इंसान को इसी कुदरत पे पैदा किया बिल्कुल। पाकिस्तान के हवाले से आप बात कर रहे थे कि इसका अभी पाकिस्तान में भी इसका बड़ा ट्रेंड चलने वाला है अब आगे इसको, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे ना 3D आर्ट का, 3D पेंटिंग का ना लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं है कि इसका, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा स्कोप बताएं कि इसका क्या स्कोप है, इसके बाद हम किस फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं और किस तरह से काम कर सकते हैं इस फील्ड में। अच्छा, एक चीज़ है कि अगर स्कोप की बात करें ना, तो मैं कुछ आइडियाज़ दे देता हूँ जो देखने वाले हैं उनको, कि कतई अपने बच्चों को रोकें ना, अपने जो लोग आर्ट में काम कर रहे हैं उनको रोकें मत, क्योंकि आगे आपके पास जितना स्ट्रक्चर आ रहा है,
अगर आप काम करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, एआई के साथ काम कर रहे हैं, अब उसको लेके भी जिस तरीके से काम हो रहा है मेडिकल के अंदर, ठीक है, आप मेडिकल के अंदर डॉक्टर की बात कर रहे थे, मेडिकल के अंदर देख लें। अच्छा, डॉक्टर्स भी जो है ना वो अब कांटेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें ना वो अपनी जो न्यू डॉक्टर्स होते हैं वो अपनी असाइनमेंट बनाते हैं, अब वो ड्राइंग भी आर्टिस्ट से करवा रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वहाँ तक होगा, आगे आने वाले दिनों में आपको कोई ऐसा एरिया नहीं मिलेगा कि जहाँ पे आर्ट ना हो। वो क्यों? मैं दुबई में था तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक चीज़ सीखी थी, आप एक बंदे को कभी भी एक बिल्कुल एम्प्टी एरिया के अंदर बिठाएंगे ना तो वो कभी भी वहाँ पे ज़्यादा देर बैठा नहीं रहेगा। अगर उसके पास सामने चीज़ें पड़ी होंगी, उनको बार बार देखेगा, इधर उधर देखेगा, वो वहाँ पे बिजी रहेगा। अगर वो बिल्कुल वाइट है और कुछ भी नहीं है तो वो बोर हो जाएगा, वो कहेगा यार ये कहाँ पे बिठा दिया मुझे। बिल्कुल। तो ये याद रखिए कि हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़े हैं, फिर सिनेमा जो बने हुए हैं, वहाँ पे डिफरेंट एरियाज़ के अंदर आर्ट होने वाली है और होगी। उसके बाद ये है कि जो हमारी पाकिस्तान की इंडस्ट्री है, जो मूवी इंडस्ट्री है, ये लोग आर्टिस्टों को लेते हैं, उनसे स्टोरी बोर्डिंग करवाते हैं, उनसे बाकायदा स्केचिंग करवाते हैं। और ये फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर आप देख लें, फैशन डिज़ाइनिंग में तो बहुत बिल्कुल, फैशन के अंदर देख लें, फैशन की इंडस्ट्री के अंदर देख लें, वहाँ पे आर्ट है। आप कोई ऐसी चीज़ बता दें जिसमें आर्ट ना हो। बिल्कुल ऐसे हर जगह आर्ट की। आप अपने टेलर के पास जाते हैं, हाँ, वो हमारा एक आर्ट है, वो आपका आर्ट है। आप मेकअप करवाते हैं, वो भी आर्ट है। अब मेकअप करवाने के लिए जब हाथून जाती है, वहाँ पे जाती हैं, होता कुछ है, आता कुछ है। सर, हम लोग 3D पेंटिंग के हवाले से बात कर रहे थे, तो सियालकोट में एक बहुत मेगा इवेंट होता है, हर साल ही होता है। पिछले मेरे हाल 3-4 साल से, 5-6 साल से, 5-6 सालों से हो रहा है 3D ये स्ट्रीट आर्ट कंपटीशन। जी बिल्कुल। तो उसके आप ऑर्गेनाइजर भी हैं, तो उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताएं कि ये क्या कंपटीशन है, इसका क्या, इसमें क्या किया जाता है, किस तरह से करते हैं सब कुछ। अच्छा, मेन इसमें ये चीज़ है कि स्ट्रीट आर्ट कंपटीशन करवाने के लिए ना, ये मेरा अपना एक इरादा था। अच्छा। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे याद है कि मेरे पास पैसे नहीं थे होते और मेरे पास कोई जगह नहीं थी, मैं किसी से सीख नहीं था सकता। और पहली जो मुझे सैलरी मिली थी, मुझे याद है, पत्थर तराशी करके, कोई 1 हफ्ते के बाद मुझे 50 रुपये मिले थे। और वो 50 रुपये आज भी मैं कहता हूँ क्या क्या बड़ी चीज़ थे वो, आज भी मुझे याद आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुझे पता था मैंने मेहनत की है और मुझे मिला है। कई दफ़ा ये होता था कि बड़ी जगह से दुदकार दिया जाता था कि आप आर्ट बनाते हो, ये क्या काम है, ये क्या है, ये हाँ जी, मैंने, हाँ बिल्कुल। तो बैनर्स में लिखता था बड़ी सारी कैलीग्राफी के साथ भी अपना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि काम करते रहे, थोड़ा बहुत जितना आता, थोड़ा बहुत भी इतना होता था अल्हम्दुलिल्लाह कि जो मेरी शायद औकात नहीं है जितना अल्लाह ताला नमाज देता है, अल्हम्दुलिल्लाह नमाजता है। स्ट्रीट आर्ट कंपटीशन करवाने का मेन मकसद ये था कि जिन बच्चों के पास प्लेटफॉर्म नहीं है उनको वो जगह मिले। हाँ। उनको प्लेटफॉर्म मिले। और ये जब मैंने पहली दफ़ा करवाया था तो उसमें ये हुआ था कि एक कंपनी थी जो कलर की कंपनी है, उनके साथ मेरी बात हुई। मेरे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे आर्टिस्तान के, तो उनके साथ मेरी बात हुई, मुदस्सिर नाम है उनका, माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान है। तो उनको मैंने कहा कि यार मैं सियालकोट में करवाना चाहता हूँ। अच्छा। अब उन्होंने क्या किया कि वो कहते हैं कि यार आप करवाओ लेकिन इसके रूल्स होते हैं, ये चीज़। मैंने कहा आप जो भी कहते हो ना इंशाल्लाह वो सारा कुछ होगा, लेकिन मैंने करवाना है। वो इस वजह से करवाना है कि यहाँ पे सियालकोट में आर्ट नहीं है। यहाँ पे जो लोग कर रहे हैं ना वो बस बिजनेस माइंडेड पीपल, बिजनेस सिटी, सियालकोट इज एन इंडस्ट्रियल सिटी है। तो इसमें क्या होता है कि जहाँ पे जितने इंस्टीट्यूट हैं वो क्या कर रहे थे कि बच्चों के साथ, माजरत के साथ, ऐसे बहुत सारे हैं, मैं सबको नहीं कहता, बहुत सारे ऐसे थे कि जो बच्चों से सिर्फ पैसे कमा रहे थे। तो मैंने कहा यार नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आर्ट आनी चाहिए। बिल्कुल। अगर दूसरे सिटीज़ में हो रहा है तो यहाँ पे भी होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुआ ये कि उनसे मेरी बात हुई। वो कहते हैं आपकी ना हम एक मीटिंग रखते हैं, आप उसमें आओ। अच्छा, जिस दिन मीटिंग थी ना तो मुझे टिकट नहीं मिला लाहौर जाने का, तब टिकट होता था इसका डेवो वगैरह और इस तरह से। तो मैंने कहा यार नहीं, मैं मिस नहीं कर सकता इसको। मैंने बाइक पकड़ी, उसी टाइम मैं बाइक पे लाहौर।
तो लाहौर जाके मैंने मीटिंग, मेरा पूरा जो फेस है ना वो मिट्टी के साथ जो है ना पूरा भरा हुआ था, लेकिन मैंने कहा नहीं यार ये काम ज़रूरी करना है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जाके तो उनसे मीटिंग हुई, मामला तय पाए, और मेरी कोई टीम नहीं थी, 2016 की बात कर रहा हूँ, कोई टीम नहीं थी सियालकोट के अंदर, मैं था, और बस अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए कोशिश की। 2-3 महीने तक तो मैं गवर्नमेंट के पास चक्कर लगाता रहा कि NOC दे दें, ये कर दें, ये कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह वो इवेंट, पहला इवेंट हुआ था सियालकोट में, और इतनी, किस साल हुआ था वो? 2016 में। 2016। और मैं आपको बताऊं कि इतनी तेज़ बारिश थी ना, इतनी तेज़ बारिश थी, और फिर भी बच्चे लोग मेरे से पहले पहुंचे हुए थे, मुझे ये था कि ये इवेंट नहीं होगा, और लोगों ने कॉल करके कहा है बच्चों ने कि सर हम पहुंच गए हैं, आप किधर हैं। मैं हैरान था कि यार इतना शौक है और लोग इसके लिए कुछ कर नहीं रहे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पहला इवेंट था, उसके बाद मेरी टीम बनी। उसमें अब तक जो इवेंट्स हो चुके हैं, क्या रेशियो रही है स्ट्रीट आर्ट कंपटीशन में स्टूडेंट्स? अच्छा, पहले तो ये हुआ था तकरीबन टीम्स थी कोई 20-25 बड़ी मुश्किल से, और ये सब कॉलेजेस से और यूनिवर्सिटी से। मैं खुद जाता था, कई दफ़ा ये भी होता, गालियाँ भी सुनी है लोगों से, वो कहता है क्या आप आ गए हो, बच्चियाँ नहीं बाहर जाके काम करती, ये नहीं होता। हमने कहा पूरी हम सिक्योरिटी के साथ पूरा मामलात के साथ करेंगे। तो पहले तो खैर ये लोगों को नहीं था आइडिया, इस वजह से जाहिर सी बात है हर एक को होता है। तो पहला जो था हमारा हुआ इस तरह से कि वो अकेला मैं कर रहा था, और जो लाहौर से दोस्त आए थे वो उनको देख रहे थे। जो दूसरा हुआ उसमें फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में कोई 450 के पास जो है ना वो स्टूडेंट्स थे। और जो तीसरा हुआ अभी जो रिसेंटली हुआ है, बाकी वो तो भूल जाएं, जो रिसेंटली हुआ उसमें 500 से 600 की तादाद थी। और उसमें गर्ल्स और बॉयज़ की रेशो क्या? फीमेल्स की तो मेरे ख्याल में 400 के करीब होंगी। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा 400 में से मेरी एक बहन भी थी, क्योंकि मेरी बहन ने भी इस स्ट्रीट आर्ट कॉम्पिटिशन में, हम यूनिवर्सिटी की टीम की तरफ से ना वो गई थी, और उसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। मकसद ये नहीं होता कि आप कोई अर्न कर लो या कोई अपना बड़ा नाम कर लो इस चीज़ से, मकसद ये होता है कि आपकी इनर सेटिस्फाई हो जाए इस चीज़ से, और ये उसने अपने इनर सेटिस्फेक्शन के लिए किया। अब हम कभी भी उस सड़क से गुजरते थे जिस सड़क के ऊपर उसने वॉल पेंटिंग की थी, तो वो हम सबको बताती, वो देखो मैंने वो पेंटिंग बनाई थी, वो देखो उस टाइम मैं आपको बताता हूँ, बच्चों की, लड़कियों की माएँ आई हैं। हाँ। और यकीन बात माने कि वहाँ पे वो लड़कियों की माएँ जो है ना वो कहती हैं बेटा हमारी बेटी ना आपके सुपुर्द है इस टाइम। हाँ, मैंने कहा मेरे नहीं, अल्लाह के सुपुर्द है, आप परेशान नहीं हो। अच्छा, उनके अल्फाज होते थे हमारे बच्चों को ना कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, हमारे बच्चों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो आर्ट की चीज़ें ले सकें, कहीं पे अपना काम शो कर सकें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे बच्चों को मौका मिला कि हमने यहाँ पे आर्ट को जो है ना आके वो दिखा रहे हैं। और इवन माएँ तो अलग, लेकिन जो बाप है ना, वो मेरे दोस्त हैं काफ़ी माशाल्लाह, मैं उनका नाम तो खैर नहीं लूँगा, उनकी वो अपनी बेटियों को मुझे कहते थे कि अहमद अब ये तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। मैंने कहा मेरी घर पे जो बहन है ना अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह मेरे लिए ये है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मकसद देखिए, लड़की अल्लाह ताला ने हमें ना आज़ाद पैदा किया हुआ है, हमें गुलाम पैदा नहीं किया हुआ, ठीक है। आज़ाद किस मामले को मैं लेके कह रहा हूँ, इस वजह से कि औरत भी अपना काम कर सकती है, लेकिन अपने मामलात के अंदर रह के अपने आप को ढक के हिजाब या जो भी मामलात है उनको बेहतर करके कर सकती है अपने काम। इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं कर सकती, अब तो करती हैं लड़कियां, ऑफिस जॉब भी करती हैं, हर जगह, ठीक है। हमारे पॉपुलेशन का 60% हिस्सा खवातीन का, और अब तो ये कहा गया है कि अगर हम लोगों ने अपने कंट्री को डेवलप करना है ना, डेवलपिंग से डेवलपिंग स्टेज में, तो हर घर में हर खवातीन और हर मर्द काम करेगा। बिल्कुल, देखिए अल्लाह ताला ने जो ओहदे दिए हैं मर्द खवातीन, मर्द औरत को, ये अपनी जगह पे, लेकिन जो काम कर रहे होते हैं, जाहिर सी बात है आगे कोई मतलब कपल होता है वो एक दूसरे की हेल्प करता है, आर्ट वाले ले लें, एक दूसरे की हेल्प करता है, तो उसके लिए क्या होता है कि उनके फ्यूचर बेस्ट हो जाता है, उनके लिए फ़ायदा होता है, वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वो आगे काम कर सकते हैं। इनको आना चाहिए, बहनें आती हैं काम करती हैं, यकीन बात माने कि कोई वहाँ पे ऐसा मामला होता नहीं है, ना कोई म्यूज़िक चलता है, लोग अपना काम करते हैं, मज़े से करते हैं। और एक भी अल्हम्दुलिल्लाह एक भी ऐसी कोई फीमेल नहीं जिसने ये कहा हो कि उसको कंप्लेन हो।
मैं वहाँ पे मेरा ज़ाती सियालकोट का इसका मतलब है कि जो स्ट्रीट आर्ट कंपटीशन वो काफी सक्सेसफुली चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। रिक्वेस्ट भी ये है कि अगले साल, अब कब है ये स्ट्रीट आर्ट कंपटीशन? स्ट्रीट आर्ट कंपटीशन इस साल होना था, कोविड की वजह से हमने, क्योंकि हमने देखना होता है कि किसी को नुकसान ना हो। सही, तो अब इंशाल्लाह जब भी नेक्स्ट होगा हम जरूर आपको इन्फॉर्म करेंगे, अहमद इन्फॉर्म करेंगे, आप जरूर उसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि यही एक मौका होता है जहां आप अपनी वो क्रिएटिविटी को निखार। ये इतनी ज़बरदस्त एक्टिविटी है कि इसको अब सियालकोट के स्ट्रीट आर्ट को मैं हैरान हुआ कि मैंने कुछ वीडियोस मुझे मिली मेरे दोस्त की तरफ से, जर्मनी के अंदर उनके चैनल के ऊपर सियालकोट का स्ट्रीट आर्ट चल रहा था। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये क्या सीन है। अब बाहर के दूसरे लोग देख रहे हैं। अब इंशाल्लाह ये है कि मेरा जो प्लान है वो सियालकोट के स्ट्रीट आर्ट के लिए, वो कुछ दूसरे आर्टिस्ट हैं दूसरी कंट्री के, उनके साथ मेरा हुआ है। अल्लाह करे कि हमारी सियालकोट की जो इंतज़ामिया है वो थोड़ा साथ दे इस मामले में, क्योंकि हमें थोड़ा सा बड़ी दौड़ भाग करनी पड़ती है। गवर्नमेंट अगर साथ दे हम सियालकोट को बहुत खूबसूरत कर सकते हैं इंशाल्लाह। जहाँ पे गवर्नमेंट को सपोर्ट चाहिए, मेरे कुछ मैं आइडियाज़ मैं दे सकता हूँ इसके हवाले से, आर्ट के हवाले से, गवर्नमेंट उनको पिक करे, सियालकोट को हम खूबसूरत बना सकते हैं। और इतना कर सकते हैं कि मेरे ख्याल में बहुत सारा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके अपने बच्चे पढ़ेंगे, आपके अपने बच्चे अर्न करेंगे, आर्ट करेंगे, फ़ायदा होगा। सियालकोट को लोग देखेंगे, लोग गुजरते हुए उन चीज़ों को देखते होंगे। बिल्कुल, अपना शहर है, हमें उसके लिए तो मेरी बिल्कुल करना चाहिए। एक ये भी है कि जितना भी हो सकता है, क्योंकि हम जब एनओसी के लिए जाते हैं तो हमें 2-2, 3-3 महीने चक्कर लगाने पड़ते हैं। इवन कि मेरे जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं रेफरेंस यूज़ करते हैं। मैंने कहा रेफरेंस नहीं यूज़ करना, हम ये करेंगे, हम अपने रूल्स के मुताबिक चलेंगे, जो कानून है, जो हमारे यहाँ पे लॉज हैं उनके मुताबिक चलेंगे, हम अपना काम करें। और यकीन बात माने, गवर्नमेंट के ये नहीं होता हमें सपोर्ट करती है, जाहिर सी बात है, सिक्योरिटी होती है, सारा कुछ होता है। अब पुलिस वाले हमारा साथ देते हैं माशाल्लाह। जो हमारे डीपीओ साहब पहले थे 2019 में, उन्होंने बहुत साथ दिया। तो हम कहेंगे कि ये जितने हमारा साथ दें हम इसको मज़ीद खूबसूरत कर सकते हैं, बल्कि आपके थाने खूबसूरत कर देंगे। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले स्ट्रीट आर्ट कंपटीशन के हवाले से बड़ी लंबी गुफ्तगू हो गई हमारी, और बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि कोई हमारे सिटी के बारे में इतना सोचता है, इतने दिल से सोचता है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे जो लोग मुझे देख रहे हैं इस वक्त, उनसे भी मैं यही कहूँगी कि ज़रूर इस पॉजिटिव इनिशिएटिव में हमें साथ देना चाहिए, अपने भाइयों का, अपने जो लोग हमारे शहर के लिए अच्छा सोचते हैं हमें उनके लिए अच्छा सोचना चाहिए। जो लोग दूसरों के लिए करते हैं हमें उनके लिए अच्छा करना चाहिए, तभी ये मुआशरा जन्नत की तरह बन सकता है, मैं अगर ये कहूँ तो। अच्छा अहमद, ये बताइए कि जैसे अभी हम देखते थे पुराने वक्तों में कि जो आर्टिस्ट होते थे उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता था। राजा महाराजा होते थे। मुगल दौर में की अगर मैं बात करूं तो मैं, हालांकि उस वक्त में 3D पेंटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसी पेंटिंग्स मैंने देखी हैं जो 3D हैं, लेकिन उस वक्त वो जानते नहीं थे कि ये 3D है। लेकिन 3D की डेफिनेशन तो अब आई है ना, इंग्लिश का वर्ड है ये 3D, लेकिन उस वक्त भी इस तरह के जो शाहकार जो है मुगलों के दौर के ये पाए जाते थे। तो मैंने ये देखा कि वहाँ पर अपने आर्टिस्ट को बड़ा एक रिस्पेक्ट दी जाती थी, उनको वजीफे दिए जाते थे, मुआवजे दिए जाते थे। अब ये चीज़ ख़त्म हो गई है। अब गवर्नमेंट या कोई भी हुकूमत किसी भी आर्टिस्ट को उतना उठाती नहीं है जितना कि उसको करना चाहिए किसी। इसकी क्या वजह है और क्यों? अब आप क्या समझते हैं कि इसमें कितनी बेहतरी आनी चाहिए ताकि हम अपने आर्टिस्ट को प्रमोट करेंगे तो हमारे मुल्क का आर्ट कल्चर प्रमोट होगा? सबसे पहले तो मैं ये एक चीज़ इसमें अर्ज़ कर दूं कि हमारे लोग जा रहे होते हैं पैब्लो और दूसरे तीसरे आर्टिस्टों के पास जा रहे होते हैं, क्या इन्होंने उनको नहीं देखा जो, अगर आप मुसलमानों की हिस्ट्री पढ़ें, जो दारुल हिकमत था वहाँ पे कौन कौन से आर्टिस्ट थे। आज भी उनकी फ़ोटोज़ मिलती हैं कि मगरमच्छ के मुंह के अंदर एक चिड़िया है, वो उसके मुंह से कुछ खा रही है।
हाँ। ठीक है, और वो ड्राइंग की हुई है, आज भी इंटरनेट के ऊपर मौजूद है। ज़वाहरी है, फिर इब्नुल हैसम थे जिन्होंने वो सारी चीज़ें इन लोगों ने ईजाद की। ठीक है, हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमें आर्ट का हमारे इस्लाम के अंदर जो ड्राइंग्स होती थी उनको बाकायदा दिखाया जाता था कि इस तरह से ये काम कर रही है, ये चीज़ काम कर रही है। सबसे बड़ी मिसाल तो हमारे कुरान मजीद की खत्ताती है, जैसे क्या बात है। पुराने ज़माने से लोग खत्ताती और वो करते आ रहे हैं, यही सबसे बड़ा आर्ट है। बिल्कुल, सबसे बड़ा आर्ट यही है, सबसे बड़ा आर्ट यही है, और सबसे ज़्यादा मुकद्दस आर्ट भी यही है। और हम इस चीज़ को क्यों भूल जाते हैं कि ये हमारे मजहब का, हमारे रिलीजन का पार्ट है। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें कि आप बात कर रहे थे गवर्नमेंट के लेवल पे, तो मैं आपसे अर्ज कर दूं कि गवर्नमेंट लेवल पे इस चीज़ को बताया नहीं जाता। गवर्नमेंट को अगर बताया जाए, उनको अच्छे तरीके से ही बताया जाए, तो गवर्नमेंट इस चीज़ को क्यों ना करवाएगी। आज से तकरीबन 2017 में मुझे प्रोजेक्ट मिला था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो दूसरी इससे पहले वाली गवर्नमेंट ने दिया था। तो कुछ लोगों ने बीच में पढ़ के थोड़े मामलात इस तरह के किए कि वो फिर थोड़ा, मैं अब वो चीज़ें नहीं कर सकता, बता सकता, लेकिन यह है कि मैंने पाकिस्तान की सबसे बड़ी 3D पेंटिंग बनाई थी। और बनवाई किसने थी? डायरेक्टली जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो वज़ीर आला पंजाब थे, उन्होंने वो आर्ट बनवाई थी। तो 2018 की बात है कि मैं गया था दुबई में। शेख मोहम्मद जो है उन्होंने बुलाया, गवर्नमेंट, दुबई की गवर्नमेंट ने बुलाया। अच्छा, मैंने आपको आर्टिस्टों का नाम बताया था, कुछ आर्टिस्ट थे, ट्रेसी और लियोन। दुनिया के 19 3D आर्टिस्ट थे टॉप के। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, उनमें पाकिस्तान से मैं था। ठीक है, और वहाँ पे जो काम कर रहे थे उनमें वो लोग थे कि जिनको मैंने देख के स्टार्ट किया था। अब देखिए ना, ये हमारे मुल्क के लिए एक बड़े फख्र की बात है कि आपने हमारे मुल्क को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया, लेकिन उसके बारे में मेरा हाल है किसी को नहीं पता इतना, क्योंकि उसको प्रमोट नहीं किया गया। उसको प्रमोट किया जाता तो उसके बारे में लोगों को पता चलता। और मेन चीज़ ये है कि मैंने दुबई के अंदर ये देखा है, अगर हमारी गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान दे ना, तो बहुत कम पैसे में बहुत ज़्यादा बिल्डिंगें नहीं, बहुत कम पैसे के अंदर हम बहुत खूबसूरत पाकिस्तान को बना सकते हैं। वो कैसे कि दुबई के अंदर भी वो क्या करते हैं कि हर चीज़ के अंदर आर्ट को डालते हैं। मैंने वहाँ पे लकड़ी के डब्बे पड़े हुए देखे थे, और उन्होंने स्पेशल आर्टिस्ट बुलवाया था कि इसके ऊपर ना कार्टूनिक जो है ना वो चीज़ें बना दो। अब बीच था, बीच के ऊपर क्या होगा, रेत पड़ी होगी, लोग वैसे ही बैठे होंगे, तो बीच के ऊपर उन्होंने बॉक्सेस रखे हुए थे लकड़ी के, वहाँ पे वो लोग आर्ट बना रहे थे। और जो देखता था वो मतलब वो मज़े से वो वहाँ से गुजरता है, वो देखते हैं, लोग जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को लेके आते हैं, आपके पास सियालकोट में बहुत ऐसी प्लेसेस हैं जिनको आप खूबसूरत कर सकते हैं। दूसरी कंट्रीज कर सकती हैं, यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? गवर्नमेंट को आइडिया हमें देना पड़ेगा। माजरत के साथ हमारे जो बड़े हमसे पहले के आर्टिस्ट हैं, मैं तो बच्चा हूँ ना, मेरी तो कोई उम्र नहीं है, वो बहुत पुराने आर्टिस्ट हैं, मैं नाम नहीं उनके लेना चाहूँगा, उन्होंने इस तरह से आर्ट को लिया ही नहीं है। उन्होंने अपना कारोबार तो बना लिया, उन्होंने इसके साथ क्या हमारी तरक्की और इसमें कोई किरदार अदा कर सकते हैं? कुछ ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने बकायदा, जिनका आज भी नाम लिया जाता है, उन्होंने काम किया, कैलीग्राफी के ऊपर काम किया, कुछ और चीज़ों के ऊपर काम किया। लेकिन अब आके अगर आप लेके चलते हो, आर्ट को लेके चलते हो, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आप व्यू बहुत अच्छे देखेंगे, बहुत अच्छी चीज़ों को देखेंगे, लोग जो है पॉजिटिव चीज़ों को लेके चलेंगे। ट्रेडिशनल आर्ट हो सकती है, थीम पाकिस्तान का हो सकता है, ठीक है, इसके बारे में हमारे कौमी हीरोज़ के बारे में बताया जाए। लाइक मैं 3D आर्ट बनाता हूँ, तो हमारे लाइक कौमी हीरो होते हैं जितने भी, हम उनको 3D आर्ट के थ्रू ज़रिए हम उनको खड़ा दिखा सकते हैं। और उसके लिए कोई जगह भी नहीं है, दीवार है और फ्लोर है आपके पास, ठीक है, उसके कोई जगह को आपने कवर नहीं करने की ज़रूरत। बस तो ये बहुत ज़रूरी है, अब इनको करना चाहिए और लाइक इस पे होना चाहिए, लेकिन आर्टिस्ट की कदर होनी चाहिए मुआशरे में, तभी हमारा मुआशरा अपने कल्चर, अपनी रिवायात को साथ लेके चल सकता है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आर्टिस्ट ही होते हैं, जी बिल्कुल, जो हमारे फोक कल्चर्स को, हमारे देहाती कल्चर को, हमारे ओल्ड कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वहाँ पे मेरी 3D पेंटिंग की एग्जीबिशन हो चुकी है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे ख्याल में पहले ही पाकिस्तानी हूँ कि जिसकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एग्जीबिशन हुई, और करवाई भी थी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने करवाई थी। सर,
जैसे कि आप अभी 3D पेंटिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो उसी से मुझे थोड़ा सा ख्याल आया कि ये जो मूवीज होती हैं और जो कार्टून्स होते हैं, उसमें भी आप 3D पेंटिंग से कुछ एनिमेशन डिजाइन करते हैं या वो एक अलग चीज़ होती है? मेरा जो शोबा है, मतलब मैं जो ज़्यादा काम कर रहा हूँ 3D पेंटिंग के ऊपर कर रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कार्टून एनिमेशन के साथ मेरा ताल्लुक़ है। अच्छा। और उसके बाद जो है करैक्टर डिज़ाइन के साथ मेरा ताल्लुक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम लोगों को पता है। इवन के सियालकोट की जो इंडस्ट्री है उसके साथ भी मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है। उसके बाद फैशन के अंदर भी कुछ चीज़ें, उनके साथ भी ताल्लुक़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कार्टूनिक इंडस्ट्री में किस चीज़ से आप मैंने अपनी गुफ्तगू में एक चीज़ बताई थी कि हम ना एक्सप्रेशंस होते हैं, मतलब फेस के एक्सप्रेशंस होते हैं। एक बंदा है, उसकी लुक को देख के उसको जज कर लेना ये बंदा कैसा है, ठीक है। अब जब कार्टून हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं ना, तो हमने उसको भी ये चीज़ करनी होती है, क्योंकि इंसान स्टडी कर रहा होता है इन चीज़ों को, उसकी नेचर को। मोटा बंदा है वो कैसा होगा, पतला बंदा है वो कैसा होगा, इसकी प्रॉपर स्टडी होती है। उसके बाद इसको करैक्टर को डिज़ाइन करते हैं, फिर एनिमेशंस बनती हैं। लाइक बुरका अवेंजर हैं, मेरे सीनियर है माशाल्लाह कामरान खान, मेरे सीनियर हैं जुबैरुद्दीन, माशाल्लाह बड़े बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, और ये कराची से हैं। तो ये लोग बहुत आला किस्म, बहुत आला लोग, मतलब ये काम करने वाले हैं एनिमेशन के अंदर, और इंडस्ट्री के अंदर इन लोगों का नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी ये जो है ना, हम इसको लेके जाएंगे अपना पाकिस्तान आर्मी जो है ना, इसके अंदर इंटरेस्ट अच्छा हासिल ले रही है, और आने वाले दिनों में होगा बहुत कुछ इसके ऊपर। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं जी। बहुत अच्छा लगा अहमद आपसे बात करके, बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान में कोई आर्ट के हवाले से, पेंटिंग के हवाले से इतनी शिद्दत से काम कर रहा है, और मेरा ख्याल है हमारे व्यूअर्स को भी हमारा आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। लास्ट पे हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहें, हमारे यंगस्टर्स को कुछ मैसेज देना चाहें आर्ट के हवाले से? अच्छा, मैसेज एक ही है, मैं इकबाल के सिटी का हूँ जी, और इकबाल की जो है ना वो खुदी के ऊपर ना वो कहते हैं कि खिर्दमंदों से पूछ मेरी इब्तिदा क्या है, मैं इस फिक्र में रहता हूँ मेरी इंतहा क्या है। इसको समझने की बात है। फिर वो कहते हैं खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो ये मकसद भी अपना रखें दुनिया को हासिल करने का, लेकिन आपने एक दिन मरना भी है, वो भी याद रखें, और बेहतरी करें, लोगों के लिए बेहतरी करें, अपने लिए और लोगों के लिए बेहतरी का सामान बनाएं। जज़ाकल्लाह। थैंक यू जी, और उम्मीद है आपको आज का शो पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे यानी फिज़ा इमरान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक, एक नए गेस्ट के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।